Hello everyone, welcome to all of you. This is Parul Goel, your biology mentor from Infinity Vision. So in this session, we are going to discuss the paper NTSE Stage 2 2017. Last session में हमने कौन सा पेपर डिस्कस किया था? It was Stage 2, NTSE Stage 2 2018. अभी इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन को. बायो में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं एनटीएससी स्टेज 2 2017 उन क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. देयर आर टोटल 14 क्वेश्चन आस्क्ड in NTSE Stage 2 2017 from biology, so that we are going to discuss in today's session. So should we start with the paper? Okay, straight away, question number 1, what it says. Small cut pieces of soft stem are placed in growth medium with following plant hormones. So plant hormones आप सबने पढ़े हैं क्लास 10th में. स्टेज 2 का पेपर आप देने वाले हो, स्टेज 1 क्लियर स्टूडेंट हो. आई गेस मैं समझती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा नॉलेज होगा प्लांट हॉर्मोन्स का. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स विल शो स्लोएस्ट ग्रोथ, है ना. तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है प्लांट हार्मोन का जिससे स्लोएस्ट ग्रोथ होगी? तो अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें, बिफोर गोइंग डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ वेरी क्विक व्यू ऑफ द प्लांट हार्मोन्स. सो अगर प्लांट हार्मोन्स की बात करें, दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, है ना. 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज ग्रोथ प्रमोटर्स and the other is growth inhibitors, है ना. तो inhibitors, promoters की कैटेगरी में कौन से हार्मोन्स आते हैं? प्लांट हार्मोन्स which are growth promoters, these are auxin, cytokinin and gibberellin. ठीक है, these are the growth promoters in case of plant hormones. Inhibitors की बात कर लेते हैं. Inhibitors are the ethylene and abscisic acid. ठीक है. So these are growth inhibitors. अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन में हमारा inhibitors प्रेजेंट है, कौन से कॉम्बिनेशंस में हमारे promoters प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो बेसिकली इट इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द टिश्यू कल्चर. व्हेन देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, है ना, आपने आर्टिफिशियली ग्रो कराया प्लांट को विद हैविंग प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिटिव मीडियम एंड द प्लांट हार्मोन्स. तो कौन सा मीडियम, कौन सा हार्मोन्स विल बी प्रेजेंट इन दिस, इन विच अ सिंगल सेल विल रिजल्ट इनटू अ मास ऑफ सेल्स, विल डिफरेंशिएटेड इनटू अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, है ना. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बन जाएगा एंड दिस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास is called as callus. तो किसकी वजह से ग्रोथ को प्रमोट मिली? ठीक है. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको आपसे? इन ग्रोथ मीडियम विथ फॉलोइंग हार्मोन्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, देखो यहां पे ये ध्यान रखनी है, विल शो स्लोएस्ट ग्रोथ, है ना. किसकी कॉम्बिनेशन की वजह से इट विल बी स्लोएस्ट ग्रोथ रिजल्ट इनटू. तो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. देखो दोनों ही क्या है? प्रोमोटर्स. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. हम तो स्लोएस्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये तो प्रमोट करेगा ग्रोथ को. नंबर 2 बात कर लेते हैं, जिबरलिन्स प्लस ऑक्सिन. अगेन ऑक्सिन एंड जिबरलिन ग्रोथ प्रमोटर. तो व्हाई इट शो स्लोएस्ट ग्रोथ? दिस इज नॉट एन ऑप्शन. थर्ड की बात कर लेते हैं, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन. अगेन द सेम थिंग, दैट इज जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन. तो देखो जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन यहां पे आ जाते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स. फोर्थ ऑप्शन में इट इज द एब्सिसिक एसिड विच इज गिवन. सो एब्सिसिक, दो ऑक्सिन इज ग्रोथ प्रमोटर बट एब्सिसिक कॉम्बिनेशन इज एब्सिसिक एसिड ऑल्सो विच इज वन ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर. आइदर इट स्टॉप्स और स्लोएस्ट द ग्रोथ. So that is why, because of this combination, resultant will be slowest growth and our option is option number 4.
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको प्लांट हार्मोन्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ी होगी इन द टॉपिक प्लांट हार्मोन्स। सही बात है, समझ आ रहा है सबको? यस, इज इट ओके? चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following demonstrates the characteristic of the cardiac muscle cells? है ना, आपको इन बताना है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कार्डियक मसल्स की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो आपने जरूर 3 टाइप्स का मसल्स, शुभम इज सेइंग ए। नो, इट इज नॉट ए बेटा, it is not A. Let's discuss. There are 3 types of muscles. We have started skeletal muscle. ये question अभी हमने discuss किया था when I was discussing KVPY paper with you, है ना? उस session में भी there was a question like this: skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. 3 types का muscle है, आपने जरूर पढ़ा होगा in class 9th. है ना? NTSC, I mean you know that NTSC syllabus comprises of the syllabus class 9th and 10th. तो हमें NTSC को क्रैक करने के लिए दोनों ही क्लास का सिलेबस 9th और 10th का अच्छे से मालूम होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्लास 9th एंड द टॉपिक इज टिश्यू। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू से आपका टॉपिक लिया हुआ है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इन तीनों मसल्स के बारे में जानते होगे, यू विल रीच टू द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कार्डियक मसल के बारे में, दैट इट इज इनवॉलेंट्री और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस, इट इज इनवॉलेंट्री बट इट इज नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। इट इज नॉट गोइंग टू क्लब विद द कार्डियक मसल। दूसरी बात कर लेते हैं, यस इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन में बताया, बट इट इज नॉट अनब्रांच्ड, इट इज ब्रांच्ड मसल, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, cylindrical and uninucleated. Yes, cardiac muscle is cylindrical as well it is uninucleated. So basically this is our right option. देखो fourth option को देखिए, again unbranched is given, though it is correct, it is involuntary in action. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सही ऑप्शन फॉर कार्डियक मसल, इट इज cylindrical and uninucleated. समझ आई बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास 9th में अगर आपने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, आप विद इन 10 सेकेंड्स इसको कर दोगे। ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द राइट वन, कभी कभी क्या होता है ना, देयर इज अ स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले भी आपको बताया है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, है ना? तो हम कोशिश ये करते हैं कि कभी कभी 3 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द फोर्थ वन, अमंग द फोर्थ वन रादर। तो आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द करेक्ट आंसर एंड दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वे इफ यू एक्चुअली गॉन थ्रू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना? जो इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी कि विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल और आवर विल, तो हमारे ब्रेन के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं दैट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, एक पिक्चर दिया हुआ है आपको, तो दिस पिक्चर इट इज A B C D इज गिवन एंड द ऑप्शंस आर A and B, B and C, C and D and D and A। तो हमको पता लगाना है कि कौन से पार्ट्स में इनवॉलेंट्री एक्शंस आर देयर व्हिच रिप्रेजेंट द इनवॉलेंट्री एक्शन व्हिच कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो A यहां दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, आपकी पिक्चर फिगर में। So this part is actually what? This part is what? This part is cerebrum, है ना? तो cerebrum basically learning और memory के लिए होता है, it doesn't control involuntary action. C देख लेते हैं, C is what? Is actually a cerebellum, है ना? और cerebellum is a part of that is hind brain. आपने जरूर ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th, न्यूरल सिस्टम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 टाइप्स के 3 ब्रेन का डिविजन होता है। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर विच इज सेरिबलम, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। यस, हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन अनडाउटेडली। सो ये हमारा ऑप्शन बन सकता है, दैट इज सी।
तो अब सी किस किस में है, नंबर 2 एंड 3, यानी कि ये ऑप्शंस हमारे पहले ही कट जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज बी की बात कर लेते हैं. बी की बात करें अगर, तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, है ना. तो दिस इज नॉट कंट्रोलिंग आवर इनवॉलंटरी एक्शन. दिस इज द पार्ट विच कंप्राइजेस मिड ब्रेन, है ना. यस, मिड ब्रेन कंट्रोल्स आवर इनवॉलंटरी एक्शन. तो सी एंड डी controls our involuntary action, and we got our right option, that is option number C. C and D, that is the midbrain and hindbrain. The parts are given. Cerebellum is the part of hindbrain, and this controls the involuntary action. So it goes with C and D, option number 3. I guess समझ आ गया होगा सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम एनिमल किंगडम, है ना. एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आपने ये भी क्लास 9th का क्वेश्चन है. देयर इज अ टॉपिक जो बच्चों के लिए फोबिया होता है एक्चुअली. वो टॉपिक मैं जब भी किसी स्टूडेंट से बात करती हूँ ऑफ क्लास 9th, तो ये टॉपिक फॉर देम इज जस्ट अ फोबिया. क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है टॉपिक. अदरवाइज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. इस टॉपिक में देयर आर डिफरेंट फाइलम्स गिवन, है ना. तो फाइलम्स डिफरेंट गिवन है. पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, ऑर्थोपोडा, एनालिड्स, मॉलस्का, इकाइनोडर्म्स. सो वही सारे फाइलम के नाम जो मैंने आपको बताए, दीज आर द फाइलम्स ओनली, है ना. फाइलम्स ही दिए हुए हैं ये, और आपको ये बताना है कि जो फीचर्स ऊपर दिए हुए हैं वो फीचर्स कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं. इन टू विच फाइलम डज द एनिमल बिलोंग टू. ऐसे ये सारे जो द फीचर्स विच आर गिवन ओवर हियर, दैट इट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल. बायलेटरल सिमेट्री आपने 2 टाइप्स की सिमेट्री जरूर पढ़ी होंगी, rather 3 टाइप्स की पढ़ी होंगी, है ना. इट इज रेडियल, इट इज बायलेटरल. तो बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, इन विच द एनिमल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना. रेडियल में ऐसा नहीं होता. बायलेटरल सिमेट्री में बिल्कुल कैसी बॉडी होती है, द बॉडी इज सच लाइक दैट इफ वी जस्ट विद द वर्टिकल लाइन ओनली पासिंग थ्रू द मिड लाइन, तो द एनिमल विल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ. इफ वी कट द ऑर्गेनिज्म विद द वर्टिकल लाइन विद जस्ट सिंगल लाइन, in the midway the animal will divides into 2 half. So that is bilateral symmetry. तो कौन से फाइलम में bilateral symmetry present है देख लेते हैं. बायलेटरल सिमेट्री चारों ही ऑप्शंस में होती है. ऑर्थोपोडा, एनालिडा, मॉलस्का, सॉरी प्लैटीहेल्मिन्स एंड मॉलस्का. तो ये चारों ऑप्शंस में बायलेटरल सिमेट्री है. अभी हमारा हमको आंसर नहीं मिला है बिकॉज दिस इज द फीचर्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स बिलोंग टू ऑल दीज फाइलम्स. सेकेंड बात कर लेते हैं, इट हैज सिलोमिक कैविटी. It has coelomic cavity. Now there is a body cavity which is called as coelom. आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है. तुम लोग ये टॉपिक रिमूव किया था क्या सीबीएसई से, और पढ़ा था टॉपिक तुम लोगों ने क्लास 9th में ये? यस, शुभम, हार्दिक, you have gone through this topic, diversity in living organisms, or not? Okay, yes, that is why I guess you couldn't make out the answer because ये topic CBSE ने because of the pandemic syllabus was reduced, तो ये topic हटा दिया था. So this question is little bit then difficult for you, but in the last I mean in some session, in some video we'll discuss this chapter in a summarized manner so that you can have a quick view on the topic and you can answer such questions, because this is direct question, nothing deep in that. अगर आपको कुछ फीचर्स और फाइलम के नाम अगर मालूम होंगे, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन से तो हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी फाइलम्स, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. एनिमल्स सारे एनिमल्स में होती है जो कि इन फाइलम्स को बिलोंग करते हैं. सेकेंड फीचर देख लेते हैं, इट हैज सिलोमिक कैविटी. तो सिलोम जो होता है बॉडी कैविटी, इट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्स, है ना. सिलोम भी 3 टाइप्स के होते हैं, ए सिलोमिक, सीडोसिलोमिक, ट्रू सिलोमिक. तो बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्स जो फाइलम है, इनमें एनिमल्स ए सिलोमिक प्रेजेंट है. देयर इज नो सिलोम प्रेजेंट इन द एनिमल्स व्हिच इज बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स. तो इस
आपका इस स्टेटमेंट से ये ऑप्शंस आपका चला गया, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स में नहीं होता। हाँ, ऑर्थोपोडा, एनालिडा, मॉलस्का तीनों में ही होता है, तो अभी भी हमारा ऑप्शन नहीं मिला। द बॉडी इज सेगमेंटेड, अब देखो बॉडी सेगमेंटेड एनालिडा में भी होती है, ऑर्थोपोडा में भी होती है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में अगेन नहीं होती, मॉलस्का में फ्यू में होती है, फ्यू में नहीं होती, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, अभी भी हमारा ऑप्शन हमको नहीं मिला, ठीक है। वी स्टिल वी हैव कटेड विद द थर्ड एंड फोर्थ, बट स्टिल देयर इज अ डाउट बिटवीन 1 and 2. It has jointed appendages. Jointed appendages means the protruded out structures on both side of the organism, है ना, दोनों तरफ से on lateral sides the protruded out structure जिसको हम jointed appendages बोलते हैं, which can help the organism in locomotion, ठीक है। तो jointed appendages are the specific feature of the phylum Arthropoda. That is option 1 is the answer, ठीक है। एनालिड्स में ऐसा नहीं होता, एनालिड्स का वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच यू मस्ट बी नोन दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म में कोई होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, बिल्कुल सीधा सेगमेंटेड वर्म है एंड देन इट मूव्स विद द क्रॉलिंग, है ना, तो कहाँ जॉइंटेड अपेंडेजेस, कोई निकले होते हैं बाहर स्ट्रक्चर, कुछ नहीं होते। तो ये तो हमें वैसे समझ में आ जाएगी ये बात इन दोनों ऑप्शंस में से, इफ वी फाइंड दिस लाइन दैट इट हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस मींस द प्रोट्रूडेड आउट स्ट्रक्चर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो हमें मालूम है अर्थवर्म इज एन एनालिड, अर्थवर्म का फीचर नहीं है ये कौन सा फीचर है, किसका फाइलम का फीचर है, ऑर्थोपोडा। वेरी फेमस, आई मीन वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच यू मस्ट बी नोन ऑफ कॉकरोच, है ना, कॉकरोच आप सबने देखा होगा, है ना, बिल्कुल जॉइंटेड अपेंडेजेस निकले होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन। एंटेना भी प्रेजेंट होता है, right? There are many structures present in the cockroach which can calculate as jointed appendages. Hence, this animal is belong to the phylum Arthropoda because this is the specific feature of the animals belongs to the phylum Arthropoda. So, हमारा correct option क्या बनता है, Arthropoda. तो ये चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है for NTSC stage 2. पता चल रहा है हमें, question is there. तो we'll discuss in a summarized manner in some video. Please go through that. Okay, interesting question. Read the following statements and select the correct option. है ना, सही ऑप्शन बताने हैं आपको कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। सो आपको बताना है कि इनमें से दो स्टेटमेंट्स गलत कौन से हैं और सही कौन सा है। देखो अब ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है चाहिए आपको इसके लिए, आप इसको ऐसे ही नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनलेस यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली। नॉस्टॉक इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो आप बता दोगे अनडाउटेडली दैट इट इज अ प्रोकैरियोट, है ना, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनकम्प्लीट सेल है। व्हाई इनकम्प्लीट सेल? बिकॉज नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट मीन्स अनडिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। Why we say not defined, undefined nucleus? Because there is no nucleus membrane present, है ना। बहुत ही ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स, है ना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, नॉट एडवांस, नॉट हैविंग द कंप्लीट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियस। सो ऐसा सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसलिए भी हम प्रोकैरियोटिक सेल को इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं, बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, ठीक है। So you must be knowing bacteria is prokaryote. Nostoc is again a bacteria, but which kind of bacteria? It is cyanobacteria. It is cyanobacteria. Cyanobacteria को commonly हम क्या बोलते हैं? It is BGA. That is blue-green algae. Blue-green algae. We say it as the nostoc. So nostoc is also bacteria, cyanobacteria, and bacteria is also prokaryote. So both these are actually belongs to the kingdom, and the kingdom is, what is the kingdom is? Kingdom Monera, है ना, kingdom Monera को belong करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में NTSC स्टेज 2 में कि बैक्टीरिया और उसके मेंबर्स कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो
First statement is absolutely correct. Nostoc and bacteria are prokaryotes. This is also a bacteria, that is cyanobacteria, and this is itself a bacteria. So these two are prokaryotes. Prokaryotic cell present है. Statement number 1 is true. So if statement number 1 is true, तो हमारा ये ऑप्शन गया और हमारा ये भी ऑप्शन गया. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस बचते हैं. लेट्स सी द सेकंड वन. पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगायरा आर फंजाई. अब देखो ये तुम क्वेश्चन स्टेटमेंट लगा सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है. स्पाइरोगायरा इज व्हाट? स्पाइरोगायरा इज एन एल्गी. स्पाइरोगायरा तो एक एल्गी है ना. पेनिसिलियम इज अ फंजाई अनडाउटेडली. पेनिसिलियम क्या है? फंजाई है, लेकिन स्पाइरोगायरा एल्गी है. तो यहां पे हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. So only statement number 1 is true and the correct option is option 1. ठीक है, इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाइट ट्रिकी बिकॉज इसको करने के लिए आपको किंगडम्स की नॉलेज होना जरूरी है. किंगडम फंजाई एंड किंगडम मोनेरा. There are 5 kingdom classification which you must have studied in class 9th. Kingdom Monera, 5 kingdom classification consist of what? Kingdom Monera, Kingdom Fungi, Kingdom Protista, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. In this question, there are 2 kingdoms present, the animals of the organisms of the 2 kingdoms present. That is the Kingdom Monera, which are prokaryotes, and the Kingdom Fungi. ठीक है, तो एक स्पाइरोगायरा एक एल्गी गिवन है. ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. हेंस आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. आई गेस समझ आ रहा होगा सबको. इंफॉर्मेशन भी मिल रही होगी एंड प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक्स जो भी आपको नया इंफॉर्मेशन मिलता है बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यू फाइंड द हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट growing in your school garden having leaves with parallel venation. Choose the correct additional features the given plant would be possessing. है ना. तो actually there are certain features given और आपको ये बताना है कि सही ऑप्शन क्या है. फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, कि कौन सा प्लांट है जिसमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? स्कूल गार्डन में लीव्स मिली है जिनका पैरेलल वेनेशन है. सॉरी, इट इज द पैरेलल वेनेशन. तो पैरेलल वेनेशन जो होता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मोनोकॉट्स. ये ध्यान रखनी है हमें बात. तो इसके लिए आपको प्लांट्स की दिस प्लांट किंगडम की नॉलेज होनी चाहिए इन विच देयर आर एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. Gymnosperms are further divided, angiosperms are further divided into, the flowering plants are further divided into 2 types, monocots and dicots. ठीक है, तो ये टॉपिक कौन से टॉपिक से लिया हुआ है? दैट इज प्लांट किंगडम. और आपके इसी टॉपिक का पार्ट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहले आप इस टॉपिक में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हो और बाद में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हो. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. सी हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज विच इज रिमूव्ड फ्रॉम CBSE syllabus and you didn't study in class 9th. So for NTSC stage 2 this topic is important. We will discuss later on. ठीक है, समराइज्ड वे में उसको पढ़ लेंगे बाद में. अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो आपको बताना है कि कौन सा प्लांट होगा, ठीक है, जो जिसमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट है और या नहीं है तो कौन से नहीं है. तो मोनोकॉट्स की एक्चुअली बात चल रही है यहाँ पे. ऑप्शन 1 सेज इट हैज नो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू. यस, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट. वैस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू मीन्स it has no secondary xylem and secondary phloem. ठीक है, why it does not have these 2 secondary xylem and phloem? Because there is no cambium present in monocots which is responsible for the secondary growth of the plant. ठीक है, cambium is a tissue which is responsible for the secondary growth of the plant and monocots lack cambium, hence there is no secondary tissues, vascular tissues, that is secondary xylem and secondary phloem. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ना एक इसके ऊपर भी बन सकता है, NTSC में आ सकता है कि whether monocots में cambium present होता है या नहीं होता है. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस. तो फर्स्ट इज
एक्चुअली एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड देख लेते हैं, इट्स फ्लावर possesses 3 सेपल्स. हाँ, बिल्कुल सही बात. मोनोकॉट्स में जो फ्लोरल वर्ल्स होते हैं दैट इज ईदर इन 3 और इन मल्टीपल ऑफ 3. ये बात ध्यान रखनी है, फैक्ट बेस्ड थिंग है कि मोनोकॉट्स में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल वर्ल्स, ईदर इन 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारा जा रहा है विद मोनोकॉट्स. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं, इट possesses टैप रूट्स. तो अगर थोड़ा सा आप रूट्स के बारे में जानते हो, यू मस्ट बी नोइंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट्स. तो मोनोकॉट्स में टैप रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, देयर आर फाइबरस रूट प्रेजेंट. तो ये बात गलत हो गई. ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट स्टेटमेंट रादर, द इट्स एम्ब्रियो हैज 2 कॉटिलेडन्स. ये तो बहुत ही फेमिलियर स्टेटमेंट होगा आपसे. मोनो मीन्स 1, so it has one, mono means 1 and cot means cotyledon represent, so it has 1 cotyledon. तो हम क्योंकि 2 cotyledons की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट में, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा. तो which option is correct, first and second? So that means option number 1 is correct because the 2 statements given in as features 1 and 2 are correct. So the right answer is option number 1. I guess समझ आ रहा होगा सबको. थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हैं. एनटीएससी स्टेज 1 तो क्रैक कर लिया, बट एनटीएससी स्टेज 2 के लिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. एनटीएससी स्टेज 1 में बहुत से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने क्लास 10th को अच्छे से पढ़ा है, बायोलॉजी सेक्शन की बात कर रही हूँ, तो आप बहुत इजीली उसके आंसर मेकआउट कर लोगे. बट स्टेज 2 के लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको चाहिए. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th प्लांट किंगडम, है ना. तो हमें क्लास एनटीएससी स्टेज 2 के लिए थोड़ा सा सरफेस नॉलेज ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की जरूरत है. इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइल्ड कैबेज स्पीशीज. Such process of producing new varieties of living organism is called option A natural selection, option B artificial selection, option C speciation, option 4 genetic drift. अब देखो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट अवे क्लास 10 से ही उठाया है, एवोल्यूशन टॉपिक से. बता सकते हो इसका आंसर क्या है? वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है ये आपकी क्लास 10th में विद डायग्राम. दिस प्रोसेस इज गिवन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो. वाइल्ड कैबेज बीच में बना हुआ है एंड मेनी ऑफ द अदर प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग वन प्रोसेस. एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी कि ये कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, थ्रू विच वी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, ब्रोकली एंड ऑल दैट. हाँ, कुछ बिल्कुल ठीक बता रहा है बेटा. कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, एक डायग्राम बना हुआ है आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी में. वाइल्ड कैबेज को बीच में रखा हुआ है एंड दे राइट दैट डिफरेंट वेजिटेबल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस है. तो बेसिकली हम ऐसे इसको क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, है ना. प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं फीचर्स को, डिजायर्ड ट्रेट्स के लिए भी करते हैं. सो प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. स्पेसिएशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दैट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन, है ना. जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, टॉपिक एवोल्यूशन. वहां पे एक उसकी बीटल्स की कहानी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, है ना. तो उस बीटल्स की कहानी में आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट जरूर पढ़ा होगा. एनी रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. बट इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यस, देखो कितने क्वेश्चंस है. दिस इज द सेकंड वन व्हिच कम्स फ्रॉम एवोल्यूशन. इसके पहला वाला क्वेश्चन भी फ्रॉम द टॉपिक एवोल्यूशन एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम क्लास 10th ओनली, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस का क्या मतलब होता है? दैट इज एनालॉगस मीन्स, व्हाट डज एनालॉगस मीन्स? Analogous means the same structure and origin. Same structure and origin.
ठीक है, विद डिफरेंट फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शन अगर आपको जहां भी दिख रहा है आप लगा दो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। बहुत सिंपल सा, अगर आपको इसके बारे में मालूम होगा, वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स। द स्टडी ऑफ homologous organs is homology, and the different types is, the other type is analogous organs. The study of analogous organs is the analogy. तो ये दो टाइप के ऑर्गन्स के बारे में क्लास 10th एवोल्यूशन टॉपिक में आपने जरूर पढ़ा होगा, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन सेज, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ बैट। तो ये तो कोई सेम फंक्शन तो नहीं है, फोर लिम्स तो वॉकिंग में काम आते हैं, विंग्स ऑफ बैट इज फॉर फ्लाइंग, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है ना। डिफरेंट फंक्शन आते हैं, विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों ही किस में काम आते हैं, फ्लाइंग में, तो ये ऑप्शन हमारा बन सकता है। सेम फंक्शन, दिस इज व्हाट एनालॉजी सेज, हैविंग द सेम फंक्शन। फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, अगेन वन एंड द सेम थिंग, है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। Horse is for four limb. Yes, Kush, you are right, beta. Four limbs of horse is for walking, and wings of butterfly is for flying. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, डिफरेंट फंक्शन हो गया। विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ बैट, बोथ आर फॉर फ्लाइंग, तो हमारा ऑप्शन सही स्टेटमेंट्स क्या है, सही एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, सिंपल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स, है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोपेस्टिसाइड की तरह से यूज होता है, मींस एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच किल्स द पेस्ट, सो दैट इज बायोपेस्टिसाइड। बायो मींस लिविंग एंड पेस्टिसाइड मींस व्हिच किल्स द पेस्ट। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जो कि बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है, अजोला, एनाबीना, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा। तो अजोला की बात कर लेते हैं पहले। अजोला क्या है, अजोला इज एन एक्वेटिक फर्न, इट इज एन एक्वेटिक फर्न। ठीक है, एक एक्वेटिक फर्न है जो कि हैविंग शोज द सिम्बायोसिस विद वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, है ना, तो द टू टुगेदर हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रहा है ना, तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। सेम गोज विद द एनाबीना, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। राइजोबियम, the symbiosis with the leguminous plants act as nitrogen fixer. So these three are rather nitrogen fixers. So basically these are biofertilizers. तो हम इसको biopesticide की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। Now trichoderma की बात कर लेते हैं। This is one of the fungi. अगर थोड़ा सा फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ा है आपने, तो you must be knowing there are 3 categories: Zygomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So Trichoderma is one of the Deuteromycetes. देखो हमें हमारा ऑप्शन तो मिल गया। When we are saying these 3 are biofertilizers, that means this one is the answer, that is biopesticide. So this fungi is actually commercially used to obtain the biopesticide. ठीक है, so Trichoderma is the correct option and this is one of the biopesticides. It is very useful fungi for obtaining the commercial products. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस, शुभम समझ आ रहा है बेटा? कुश, हार्दिक, ऋषित, ओके बेटा। सो यस, ओके बच्चे। So these questions are little bit tricky in at NTSC stage 2. आप देखोगे कि आप ऐसे ही जो है सिर्फ 10th क्लास की नॉलेज से, ओके ऋषित, तो नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चंस को। You need a little bit higher knowledge of class 11th biology to to reach to the right answer for such questions. अब देखो ये क्वेश्चन है,
आपकी एनसीईआरटी में क्लास 10th में नहीं गिवन है ना. टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का जिक्र आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th में नहीं किया हुआ है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम हायर क्लासेस, क्लास 12th. I don't know you have discussed test cross or back cross or not, but then this is not given in your NCERT class 10th. टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको पता लगाना है. अ टॉल प्लांट TT is crossed with a dwarf plant. ये आपने पढ़ा है ना. प्योर लाइन से स्टार्ट किया. टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द dwarf plant. That means in this we are talking about which cross? Because there is only one trait is taken. तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? We are talking about monohybrid cross. है ना, एक ही ट्रेड तो लिया है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. ऑल F1 प्लांट्स शोड टॉल फिनोटाइप्स. आप लोग ने अगर क्लास 10th में जेनेटिक्स का पढ़ा है थोड़ा सा, तो यहां तक तो आपको कहानी समझ आ जाएगी, है ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल प्लांट होते हैं. यस, देख लेते हैं चलो पुनेट स्क्वायर के थ्रू. दिस इज आवर द ट्रेट इज टेकन टॉल प्लांट. वन पेरेंट प्रोड्यूसेस, that is capital T and small t. If we kept it in a Punnett square, what we'll get? That is T, capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t. That means this is what is saying. All F1 plants showed tall phenotypes. है ना. But condition क्या है? Heterozygous condition है, ये बात ध्यान रखनी है. Tall plants है, लेकिन heterozygous condition है because capital T is dominant in this case, so they are appearance as tall plants. So but the condition is heterozygous. ये बात हमें ध्यान रखनी है. Hybrids बने हैं, ठीक है. तो this is all F1 plants show tall phenotype. Now question is asking which of the following correctly defines a test cross. देखो test cross का मतलब होता है when a progeny means the offsprings which we obtained in F1 generation. ठीक है. If the progeny is crossed with the recessive parent, this is what represent the test cross. One of the recessive parents and one of the progeny crossed with, this is what is test cross. So क्या represent कर रहा है? देखो ये कौन से ऑप्शन में है? Tell me now what is the option? Correct option is, that is option number 4. ठीक है. TT in F1, TT is the recessive parent. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? That is the option number 4. When the progeny forms in F1 generation is crossed with the one of the recessive parent, that is a test cross. So option 4 is the correct option. ठीक बात है, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following pair of causative agent and the type of disease are correct? है ना, आपको ये इसमें क्या है, different diseases दी हुई हैं and causative agents are given, और आपको बताना है कि सही मैच क्या है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने डिजीजेस और उनकी causative agent के बारे में पढ़ा है. शुभम is saying 3. Let's check whether it is 3 or not. देखो लेशमनिया is one of the protozoan, है ना. प्रोटोजोन है ये, और ये स्लीपिंग सिकनेस नहीं कॉज करता, तो हमारा 1 इज नॉट दी करेक्ट मैच. तो अगर 1 करेक्ट मैच नहीं है तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, है ना. करेक्ट मैच बताना है हमें, तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट ही नहीं है. सेकंड पे आ जाते हैं. निमैटोड कॉजेज एलिफेंटियासिस. ये अगेन कहां से, अगर आप कहां से आपको मालूम होगा? द टॉपिक डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 9th. ठीक है. तो निमैटोड, वन ऑफ द निमैटोड दैट इज Wuchereria bancrofti. This is one of the nematode which causes elephantiasis. ये बिल्कुल सही बात. Nematode that causes elephantiasis is Wuchereria bancrofti. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. लेट्स सी द अदर वन. देखो अब तुम्हें आंसर मिल गया, अगर तुमको इतना भी मालूम है ना, तुम्हें आंसर मिल गया बिकॉज सेकंड ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड. दैट मीन्स आवर आंसर मस्ट बी सी और 3. But let's cross check it as well. Trypanosoma causes kala azar. No, trypanosoma causes sleeping sickness. Actually इसको क्या कर दिया है, vice versa condition है. It causes sleeping sickness and it causes the leishmania causes kala azar.
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट की राधा, स्टेफाइलोकोकस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉजेज एक्ने। बिल्कुल सही बात, दिस इज एब्सोल्युटली सही, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो दैट मीन्स क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ, यही हमने डिस्कस किया, सेकेंड एंड फोर्थ इज देयर, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट देयर, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेस समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दिस इज स्टेज 2 पेपर 2017। और एक जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया मिलता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, है ना, और हमें किस तरह किस पैटर्न से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक्स हमको अच्छे से करना है, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ के जाना है, किस टॉपिक पे हमको फोकस करना है टू स्कोर इन एग्जाम। तो ये क्वेश्चन भी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, वहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Pancreatic juice contains more than one enzyme. Which among the following combination is correct? है ना, pancreatic juice again if you remember last class में भी इसके बेस पे क्वेश्चन था 2018 के पेपर में। If you remember, removal of pancreas leads to which impairs the breakdown of which nutrients. अगर हम pancreas को हटा दें बॉडी से तो फिर कौन सा nutrient will affect, will not digest. Yes, I got the answer actually. Yes, Shubham, you're right, beta. Let's discuss. Yes, absolutely correct. Fourth is the option. कैसे fourth option है? Fourth is the right option. Pancreatic juice is the richest juice because it can digest the, because it has the enzyme for the digestion of every kind of nutrient. हर nutrient जो आपके खाने में present है सबको digest कर सकता है, whether proteins, whether carbs, whether lipids or whether nucleic acid, है ना, किसी भी type के nutrient को pancreatic juice digest कर सकता है क्योंकि इस juice के पास सारे ही enzymes present है, हर एंजाइम प्रेजेंट है हर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या बोलता है, ऑप्शन 1 इज पेप्सिन एंड लाइपेज। देखो पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन पेनक्रियाटिक जूस में नहीं प्रेजेंट होता, ये कहां प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स। अगर थोड़ा सा आप जानते हो, पेप्टिक सेल्स में पेप्सिन सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ऑल 3 आर, यस बेटा बिल्कुल सही बात है ना। पेप्टिक सेल्स इज वन ऑफ द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि पेप्सिन को सीक्रेट करता है। तो लाइपेज तो प्रेजेंट है, यस, बट पेप्सिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। दूसरा कर लेते हैं बात, अमाइलेज। यस, अमाइलेज होता है पेनक्रियाटिक जूस में, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज व्हिच एक्ट ऑन दी कार्ब्स एंड डाइजेस्ट इट, बट पेप्सिन अगेन इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो तीनों ही ऑप्शन में पेप्सिन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3, तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगी अगर आपको सिर्फ ये मालूम है कि पेप्सिन इज अ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। एक सेकंड में ऑप्शन निकाल दोगे सही आंसर क्या है, तो इसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर गिवन। यस, पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिन नहीं प्रेजेंट होता है, एक्चुअली ट्रिप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है। तो ट्रिप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट कैन नॉट डाइजेस्ट एनी न्यूट्रिएंट, पहली बात, ठीक है। तो इसको हमको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन ये कब कैसे कन्वर्ट होगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, एंड द एंजाइम इज एंटेरोकाइनेज, ठीक है, secreted by the duodenum of the small intestine. You must be knowing that there are 3 parts of the small intestine, है ना, duodenum, jejunum, ileum. Duodenum mucosa जो होता है that secretes enterokinase, and with the help of the enterokinase the inactive trypsinogen converts into active trypsin, then it can digest the proteins in small intestine. ठीक है, सेम गोज विद द लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज इज प्रेजेंट व्हिच एक्ट्स ऑन द लिपिड्स। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इट गोज विद द आंसर, कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। द पेनक्रियाटिक जूस हैज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज प्रेजेंट इन देयर पेनक्रियाटिक जूस,
act as enzymes and digest carbs and lipids respectively. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. You discover a new species of a plant. You also discover that it produces motile sperms and dominant generation has diploid cells. तो आपने एक नया प्लांट डिस्कवर किया जिस प्लांट में क्या प्रेजेंट है. नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म्स, है ना. मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट है, मतलब स्पर्म्स हैव फ्लैजिला. फ्लैजिला होगा तभी स्पर्म कैन बी मोटाइल. ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है. डोमिनेंट जनरेशन हैज डिप्लॉइड सेल. तो डोमिनेंट जनरेशन जो है, मेन प्लांट बॉडी जो है, वो कैसी है? डिप्लॉइड सेल है. तो उस प्लांट में जो आपने डिस्कवर किया उसमें बेसिक 2 फीचर्स प्रेजेंट है, having flagella, motile sperms, and main plant body is diploid cells. So bryophyta की बात कर लेते हैं. ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा. दिस इज फ्रॉम क्लास 11th NCERT फ्रॉम द टॉपिक प्लांट किंगडम, है ना, जिसमें हम सब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो क्लास 11th NCERT बायोलॉजी का नॉलेज आपको ज़रूरी है फॉर NTSC स्टेज 2. ये सिर्फ क्लास 10th की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ठीक है. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. ब्रायोफाइटा में क्या है? ब्रायोफाइटा में अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? एन हेप्लॉइड है मेन प्लांट बॉडी, ठीक है. मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी? हेप्लॉइड है. ओके. नाउ अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? मोटालिटी ऑफ द स्पर्म्स की बात कर रहे हैं. यस, स्पर्म्स जो होते हैं इसमें, दैट इज मेल गैमीट, लिटिल बिट ट्विस्टेड मेल गैमीट होता है, हैविंग फ्लैजिला. दिस इज करेक्ट, बट देन द मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन. ये प्लांट जो हमें मिला है, हमने डिस्कवर किया है, इट इज नॉट अ ब्रायोफाइट. सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन. दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की देख लेते हैं. मेन प्लांट बॉडी इज 2n. बात सही है. इट मैचेस विद द फीचर्स दैट इज फाउंड इन द प्लांट, है ना. 2n प्लांट बॉडी है, डिप्लॉइड सेल्स है, डोमिनेंट जनरेशन की. बट एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस द नॉन मोटाइल गैमीट और द नॉन मोटाइल स्पर्म. मोटालिटी स्पर्म में नहीं होती क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं होता. फ्लैजिला नहीं होगा तो मोटालिटी नहीं होगी. तो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन. ये भी फीचर्स नहीं मैच करते इन द प्लांट दैट वी डिस्कवर. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं. यस, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, जैसे कि हमको फीचर में मिला है. बट अगेन मोस्टली द जिम्नोस्पर्म्स हैव मेल गैमीट विच इज नॉन मोटाइल. अगेन दिस इज नॉट आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. तो ये 3 एलिमिनेट हो गए अपने आप. तो अभी हमारा आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा, है ना भाई. इसमें एक्चुअली मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड एंड द मेल स्पर्म अगेन इट इज लिटिल बिट ट्विस्टेड. बाइफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला होता है. समटाइम्स इट मे प्रोड्यूसेस अ स्पर्म और मेल गैमीट विच इज स्पाइरली कॉइल, हैव मल्टीपल फ्लैजिला एज वेल. ठीक है, तो ये हमारे पास मोटाइल गैमीट भी मिल गया हमें और मेन प्लांट बॉडी दैट इज डोमिनेंट जनरेशन हैज डिप्लॉइड सेल्स. तो फिर हमारा सही ऑप्शन बट ऑब्वियस है टेरिडोफाइटा बनेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए यू नीड अ थरो नॉलेज ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. आपको उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू. ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, interesting question. At every 20 minutes one bacterium divides into 2, है ना. तो बैक्टीरिया डिवीजन की बात की है, दैट मीन्स बाइनरी फिशन की बात की है. मोस्ट कॉमन मेथड इन बैक्टीरिया इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, that is binary fission. तो फर्स्ट लाइन सेज अबाउट बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. How many bacteria will be produced after 2 hours? 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया will produce if one starts with 10 bacteria? ठीक है,
तो ऑप्शन ए 2 raised to the power 5 into 10, ऑप्शन 2 raised to the power 5 into 10 to the power 5, 3 is 2 raised to the power 6 into 10 and fourth is 2 raised to the power 6 into 10 to the power 6, है ना. तो देखो इसका एक तरीका है करने का. Bacteria have exponential growth. That means one bacteria divides to form the two bacteria, 2 will divides to form the 4, 4 to 8, 8 to 16 and so on, है ना. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. तो बेसिकली कितनी देर की बात कर रहे हैं? एवरी 20 मिनट्स अ बैक्टीरियम विल डिवाइड इनटू 2, है ना. और हमको क्या दिया हुआ है? दैट इज आफ्टर 2 आवर्स. बिल्कुल यस यस हार्दिक, यू आर राइट. लेट्स सी वेदर इट इज राइट और नॉट. क्या होता है कि वन बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 20 मिनट्स टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 आवर्स. 2 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट्स. ठीक है, तो कितनी जनरेशंस बनाएगा बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स? 120 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 6 जनरेशन और 6 डिविजन्स आर देयर. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है टू डिवाइड द कैलकुलेशन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड? दैट इज 2 raised to the power n. n represent what? नंबर ऑफ जनरेशंस और नंबर ऑफ डिविजन्स. ठीक है, तो n क्या है हमारे पास? इट इज 6. सो 2 raised to the power 6 will be the number of bacteria produced. लेकिन एक बात और भी दी हुई है क्वेश्चन में, that if one starts with 10 bacteria, है ना. so that means it is multiplied by 10 and the option is 3. बिल्कुल सही बोला बेटा आपने. the correct option is option number 3. ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 बातें जाननी है. इस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन अ डिफरेंट मैनर एज वेल. तो हमको 2 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 1 डिवाइड्स टू 2, 2 डिवाइड्स टू 4. फॉर्मूला क्या है? 2 raised to the power n, where n is the number of generations और number of divisions. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. प्लीज whatever information you get, please do note down in your notebooks, which is important. So I guess this is our last question of the day. Yes. So this is our last question of the day, and because we have still time to discuss with, so I would like to discuss some important points of the topic diversity in living organisms, जो कि आप लोगों ने I guess छोड़ दिया था टॉपिक क्लास 9th में. थोड़ा सा बता देती हूँ मैं उसके बारे में. And please do write in your notebooks. You say whenever you go for the exam, you can have a glimpse of it. है ना. देखो, diversity in living organisms की बात करें, so we have different phylum in the topic. So थोड़ा सा we are discussing about this topic. Do write in your notebooks. अभी आपने देखा कितने questions are there in the exam. This is टॉपिक फ्रॉम क्लास 9th जो कि आपको हेल्प करेगा आपके NTSC स्टेज 2 के लिए. सो बेसिकली हम इसमें 2 टाइप्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं. दैट इज द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम. थोड़ा सा वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल किंगडम ओवर हियर. ठीक है, तो एनिमल किंगडम की बात करें, बेसिकली व्हाट वी हैव लर्न इन द टॉपिक एनिमल किंगडम अबाउट द डिफरेंट फाइलम्स. फाइलम्स को आप नाम याद रखेंगे. आई विल टेल यू 1 or 2 स्पेसिफिक फीचर इन द फाइलम प्रेजेंट इन द एनिमल्स प्रेजेंट इन द फाइलम. तो वो स्पेसिफिक फीचर अगर आप याद कर लोगे, आपको मालूम होगा, तो आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो फाइलम से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा, है ना. पहला फाइलम क्या है? फाइलम पोरीफेरा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइलम सिलिंट्रेटा. नेक्स्ट इज व्हाट इज, देखो अगर हम क्लास 9th को फॉलो करें, इट कम्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स, क्योंकि आपकी क्लास 9th में देयर इज अ फाइलम व्हिच इज गिवन, that is Ctenophora, which is not given actually in your NCERT class 9, but there is still a phylum after Coelenterata, and after Ctenophora it comes what? Platyhelminths. ठीक है, Platyhelminths आएंगे इनके बाद. इनके बाद कौन सा फाइलम आएगा? Aschelminths. Aschelminths को commonly we also called as nematodes. ठीक है, निमैटोड्स भी बोलते हैं इनको, एस्केलमिन्थ्स को. एंड देन वी हैव अ फाइलम दैट इज एनालिडा.
ठीक है, देन इट कम्स ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, देन इट कम्स molluscans, then it comes echinoderms, ठीक है। तो पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनालिडा, orthopoda, mollusca and echinoderms, these all belongs to the category, these are non-chordates, these are non-chordates, ये बात ध्यान रखनी है। First we'll little discuss about the non-chordates and in the next video we can discuss about the chordates, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू वन और टू स्पेसिफिक फीचर जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो पॉरीफेरा में आप ध्यान रखोगे, पॉरीफेरा हैव ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या है, दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं, आपके टिश्यूज नहीं बने, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स आर नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड सो द एनिमल परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। वन ऑफ द वेरी स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा, इट कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल सरफेस लेवल बता रही हूं आपको, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक दो पॉइंट्स जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज ओनली आई एम टेलिंग यू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फाइलम पॉरीफेरा में देयर इज अ फीचर विच इज प्रेजेंट, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। फीचर्स हम बाद में और थोड़ा सा डिटेल में जो कि कॉमन फीचर्स हैं सब में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आई एम टेलिंग यू द स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंट इन द एनिमल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर फाइलम, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फीचर जो कि सिर्फ उन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है विच आर पॉरीफेरेंस, दिस इज वाटर कैनाल सिस्टम। बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑस्टिया, पानी ऑस्टिया से अंदर आता है क्योंकि ये इनलेट्स है। देन देयर इज अ कैविटी विच इज स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए बाहर निकल जाता है, और बाहर किससे निकलेगा, द आउटलेट दैट इज ऑस्क्यूलम। सो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, दिस इज व्हाट दिस कंप्लीट्स इज अ वाटर कैनाल सिस्टम which is very much important for the organisms for performing their metabolic functions, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म में किस में हेल्प करेगा, जब हम मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक फंक्शन में इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इवन इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है वाटर कैनाल सिस्टम इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल्स बिलोंग्स टू द पॉरीफेरा फाइलम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील and osculum. Only cells are present, no tissue is formed. Okay? I guess समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, that is phylum Coelenterata. अब देखो अगर आप इनको फाइलम्स को सीक्वेंस में लर्न कर लोगे ना, थोड़ी चीजें आपको फीचर्स, जो बेसिक फीचर्स है वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, मैंने आपसे कहा पॉरीफेरा में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब सिलेंट्रेटा भी जब हम आएंगे जिस फाइलम में, तो इसमें क्या हो गया, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज बन गए यहाँ पे। तो इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे if you there are actually two types of Coelenterata present, two external morphology है जो कि different in nature है, और morphology की basis पे we can say the animals show a property and the property is alteration of generation। ये इसी का फीचर है और किसी फाइलम में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको किस में मिलेगा, Coelenterata में, that shows the property of alteration of generation। Alteration of generation means there are two external forms and the external forms are, that is medusa and polyp, ठीक है।
polyp produces medusa and medusa produces polyp. That is alteration of generation showing in organisms which are coelentrates. So ये एक specific feature है फाइलम सिलेंट्रेटा का, हमें याद रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसमें एक एग्जाम्पल भी हम पढ़ सकते हैं, वेरी कॉमनली आस्क्ड. दिस इज हाइड्रा, है ना. यहां भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो पॉलीफेरा का. इट इज साइकन. एग्जाम्पल्स भी आपको मालूम होने चाहिए. बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल सरफेस लेवल बता रही हूँ अभी मैं आपको कि थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर्स अगर जान लोगे हर फाइलम के तो जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था उसको आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट आ जाते हैं टेनोफोरा पर. टेनोफोरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस, दैट इज इट इज द स्मॉलेस्ट फाइलम. स्मॉलेस्ट फाइलम क्या? क्योंकि बहुत ही कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस फाइलम, हेंस वी से इट इज स्मॉलेस्ट फाइलम. ठीक है. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर अगेन देखो, जब हम टेनोफोरा की बात करते हैं तो एनिमल्स belongs to the phylum Ctenophora are exclusively marine animals. मतलब there is no fresh water present. Habitat की बात करें aquatic है लेकिन fresh water नहीं है, marine animals है. Upper two phylums जो हमने डिस्कस किए that is Porifera and Coelentrata, इनमें दोनों ही तरीके के organisms हैं, that is fresh water as well as the marine organisms. लेकिन अगर हम Ctenophora की बात करते हैं only marine organisms are present. That means it is the feature of the ctenophorans that the organisms are exclusively marine in nature. ठीक है, तो marine in nature, smallest phylum, one more. They show a very specific property that is called as bioluminescence. है ना, bioluminescence show करते हैं ये, that means emit light. ठीक है, any living organisms which emit light, that is the property called as bioluminescence and shown by the organism that is Ctenophora. ठीक है, तो हमें ध्यान रखनी है ये बात. Ctenophora shows bioluminescence. Ctenophora is the smallest phylum and Ctenophora is exclusively marine in nature. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बात. नेक्स्ट आ जाते हैं, that is what? प्लैटीहेल्मिन्थ्स. अच्छा, अब एक चीज हम और भी डिस्कस कर लेते हैं. आप लोग जैसे अभी हमने एक फीचर पढ़ा था एक क्वेश्चन में, सिलोमिक कैविटी, है ना. मैंने आपको वहां बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलोम. एसिलोमेट्स मींस एक्चुअली वी कैन कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिलोम फीचर. इफ द ऑर्गेनिज्म हैज नो सिलोम, दैट इज एसिलोमेट्स. इफ द ऑर्गेनिज्म हैज फॉल्स सिलोम, सीडोसिलोमेट्स. If the organism has true coelom, eucoelomates. ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं, से these are all acoelomates, है ना. सारे acoelomates हैं, किन्हीं में भी आपकी coelom प्रेजेंट नहीं है. Same goes with platyhelminths as well. The upper 4 phylums, if we start from Porifera, Coelentrata, Ctenophora, Platyhelminths. These four having actually the organisms which are acoelomates, no body cavity present. ठीक है, तो ये बेसिक फीचर है. यानी कि अब जब हम सिलोम की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, है ना, सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिजम्स. जैसे एसिलोम हम सभी की बात कर लेते हैं, इसमें चारों में ही द ऑर्गेनिजम्स आर एसिलोमेट. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी द ऑर्गेनिजम्स आर एसिलोमेट्स. ठीक है. नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर प्लैटीहेल्मिन्थ्स का. प्लैटी मतलब क्या होता है? व्हाट डज प्लैटी मीन? प्लैटी मीन्स फ्लैट. प्लैटीहेल्मिन्थ्स, है ना. तो प्लैटी मीन्स फ्लैट and helminths means worms. So commonly the organisms which belongs to this phylum, they are called as flat worms. Why they are called as flat worms? Because they are dorso-ventrally flattened animals. है ना? Dorso means, I guess you know that dorso-ventrally flattened animals होते हैं platyhelminths, and dorso means the back side, है ना, और वेंट्रली मीन्स द फ्रंट साइड.
तो दोनों तरफ से फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स। ठीक बात है। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर of the phylum Platyhelminths. This feature is present in all the organisms belongs to this phylum, that they are dorsoventrally flattened animals. ठीक है. Now one more which can be asked in exam, that platyhelminths, you know, platyhelminths have a cells, the organisms have a cells. उन cells को हम क्या बोलते हैं, these are the flame cells, है ना. तो ये फ्लेम सेल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में, बेसिकली इनको हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड दिस सेल्स हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. एक्सक्रीशन आप लोग सब समझते होंगे, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी. सो दीज सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स helps in excretion and osmoregulation. So this is the cells present only in the flatworms, specific feature of the phylum Platyhelminths. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? So basically these are the cells present in the organisms which is present in the phylum Platyhelminths, right? आगे बढ़ते हैं, that is Ascalminths. एस्कलमिंट्स की बात कर लेते हैं. अब यू नो एस्कलमिंट्स की हम बात करें, जैसे मैंने एक आपको फीचर बताया, बॉडी कैविटी, दैट इज सिलोम. तो मैंने आपको क्या बोला, पॉरीफेरस से लेके प्लैटीहेल्मिंथ्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एसिलोमेट्स, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. ठीक है. जब हम एस्कलमिंट्स पे आ जाते हैं, फाइलम पे, तो इसमें 2-3 फीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिस पे क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड और आ भी चुके हैं ऑलरेडी. नीट एग्जाम में भी इवन क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक पे, विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एस्कलमिंट्स. दैट इज नंबर 1, दिस इज द ओनली फाइलम, एस्कलमिंट्स इज द ओनली फाइलम इन विच द एनिमल्स आर सीडोसिलोमेट्स. सीडो मीन्स, बायोलॉजी में कहीं भी आपको सीडो वर्ड मिले किसी भी टर्म के साथ, समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट फॉल्स, है ना. सीडो मीन्स फॉल्स. सो द ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू द फाइलम एस्कलमिंट्स, दे हैव फॉल्स सिलोम. ठीक है. फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है, तो बिकॉज दे आर सीडोसिलोमेट्स, क्योंकि कोई सिलोम ही प्रेजेंट नहीं है तो हम फॉल्स सिलोम बोलते हैं इनको. ठीक है. And the organisms, they are commonly called as silosilomates, belong to the phylum Ascalminths. देखो एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं. This is about body cavity, that the upper 4 have asilome and this Ascalminths are pseudosilome, having the pseudosilome. The organisms are having the pseudosilome. ठीक है. Now I have told you one feature in Porifera, that is they have cellular level of organization. सिलेंट्रेटा के बारे में मैंने आपको बताया दैट दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेम गोज विद द टेनोफोरा. तो अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. दोनों में ही, दोनों फाइलम्स में ही सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यूज एंड देन टिश्यू परफॉर्म देयर फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस. ठीक है. नाउ प्लैटीहेल्मिंथ्स की बात कर लेते हैं. प्लैटीहेल्मिंथ्स के केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑर्गन्स बन गए, मतलब एक्चुअली दिस फ्लेम सेल्स इज कंसिडर्ड एज ऑर्गन बिकॉज दे हेल्प इन सम मेटाबॉलिक फंक्शन. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी से कि प्लैटीहेल्मिंथ्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. नीचे आ जाते हैं एस्कलमिंथ्स पे. एस्कलमिंथ्स की बात करें, सो एस्कलमिंथ्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, we can differentiate between male and female in case of the organisms belongs to the phylum Ascalminths. कैसे differentiate करेंगे मेल और फीमेल को, है ना. So there is one worm that is commonly called as roundworm, Ascaris जिसको हम बोलते हैं. तो Ascaris, you know, in case of male it will be like this, sorry, in case of female it will be like this, but in case of male it will have a curved anus like this, है ना. मेल्स में जो होता है, एनस जो होता है वो कर्व्ड होता है. अब देखो अगर कर्व्ड एनस है
तो it becomes smaller as compared to the males because male have curved anus. Males are shorter than females in the phylum Ascalmens, or we can say females are longer than males because males have curved anus. ठीक है, अब देखो एक फीचर हम इससे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी आर सेइंग एनस इज प्रेजेंट, दैट मींस माउथ इज आल्सो प्रेजेंट. तभी तो हम एनस की बात करेंगे जब माउथ प्रेजेंट होगा, तो है ना. या तो फिर सिंगल ओपनिंग की बात करें. अब जब हम एनस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. We have discussed digestive system so many times, right? We know that anus is the last part of the alimentary canal. That means there are two openings present. One opening serve as mouth as well. तो अगर mouth और anus सारा कुछ present है, that means the complete alimentary canal is there. And what is alimentary canal? It is the organ system. सही बात है कि नहीं है? It is the organ system, है ना. तो this phylum from this Ascalmens, what is actually present? That is the complete organ system is present. समझ आ रही है बात कि अभी तक हमारे पास क्या था? फर्स्ट फाइलम में सेल थे सिर्फ. दूसरे तीसरे फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा टेनोफोरा टिश्यू बन गए. तीसरे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन बन गए, फ्लेम सेल्स. फिफ्थ फाइलम Ascalmens have complete developed alimentary canal, hence the organism have organ system as well. देखो अगर आप इसको फाइलम को सीक्वेंस में लर्न करोगे ना, यू विल कम टू नो दैट दी सीक्वेंस आर इन प्रोग्रेसिव नेचर. जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही प्रोग्रेस करते जा रहे हैं एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट. ठीक है, तो Ascalmens have complete digestive system. That means it has organ system. It has complete organ system. तो ये हमें फीचर्स Ascalmens के ध्यान रखने हैं. क्या क्या फीचर्स ध्यान रखने हैं? नंबर 1, pseudocoelomates ऑर्गेनिज्म. नंबर 2, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स बिकॉज मेल्स हैव कर्व्ड एनस. ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नंबर 3, कर्व्ड एनस है तो एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो प्रेजेंट. दैट मींस द ऑर्गन्स हैव द ऑर्गेनिजम्स हैव कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट. ठीक है, आगे आ जाते हैं एनालिडा पे, है ना. इसका Ascalmens का ना एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है. दिस इज व्हाट आई मेड इज Ascaris. ये क्या बनाया मैंने? Ascaris. ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स. Ascalmens को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स. जैसे इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्स आई टोल्ड यू, कॉमनली दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. सिमिलरली इन केस ऑफ Ascalmens दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिडा पे. नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं? एनालिडा पे. देखो एनालिडा की बात करें तो कॉमनली दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स, है ना. सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं इनको. और वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से दिया होता है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज अर्थवर्म. ठीक है, एनालिडा इज earthworm. Okay, so this is a very common example of the Annelida, of the phylum Annelida. Annelida से क्या शुरू हो जाती है? ट्रू बॉडी कैविटी. यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स एनालिड्स हैं, एनालिडा फाइलम में प्रेजेंट हैं, उन सभी में ट्रू बॉडी कैविटी है. दैट मीन्स दे आर यूसिलोमेट्स. तो हमें ध्यान रखनी है बात. ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द फाइलम Annelida आर कॉल्ड एज यूसिलोमेट्स बिकॉज दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्थोपोडा की. ठीक है, ऑर्थोपोडा अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जॉइंटेड अपेंडेजेस. द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस फाइलम ऑर्थोपोडा, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. very important point. And the one of the example that we've also discussed, that is cockroach. Cockroach ऑर्थोपोडा में there is a class present which is called as insecta. तो उस इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज कॉकरोच. ठीक है, मॉलिस्कन्स में आ जाते हैं. मॉलिस्कन्स एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और कई ऑर्गेनिजम्स, कई मॉलिस्कन्स ऐसे होते हैं जिनमें शेल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपने कई मॉलिस्कन्स के नाम सुने होंगे, कॉमन नेम, दैट इज द स्नेल इज वन ऑफ द मॉलिस्कन्स. पाइला इज वन ऑफ द मॉलिस्कन्स. ठीक है, लास्ट इज इकाइनोडर्म्स.
तो इकाइनोडर्म्स के बारे में एक स्पेसिफिक फीचर हम जान लें, क्वेश्चन आ सकता है, इनमें भी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो हमें ध्यान रखनी है, देयर आर टू फाइलम्स इन विच दी ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस ऑफ द फाइलम रिप्रेजेंट द एनिमल्स विच इज हैविंग एक्सक्लूसिवली मरीन। तो हम कौन से फाइलम में, हमारा आंसर होगा, वन ऑप्शन इज मस्ट बी हैविंग इकाइनोडर्म्स एंड टेनोफोरा। इन दोनों ही फाइलम्स में एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्रेश वाटर प्रेजेंट। हैबिटेट इज एक्वेटिक, बट देन ओनली मराइन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, no fresh water is present. So a question can be framed, in which of the following two phylums are the combination of the phylums in which the organisms are only marine in nature? You will answer echinoderms and ctenophora. Ctenophorans and echinoderms are exclusively marine in nature. So आज अभी इतना non-chordates ही discuss करते हैं. In the next video we'll discuss more about chordates and some basic features also, some specific features also, and I'll discuss another paper of NTSC stage 2 of the next year, that is 2016. आज हमने इस session में discuss किया 2017 paper and few features about the organisms and the phylums of the topic diversity in living organism. So that's all for today's session. If you people like it, please do. If you find it fruitful, so please do like it and subscribe it and share with your friends. That's all for the day. Thank you all.